हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत जो हमारा पेपर का नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसका जो यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें एक और लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप लोग जरूर आई बटन पर चले जाइएगा, मैं वहां पर प्लेलिस्ट लगा दूंगा, क्योंकि 3 से 4 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो उन वीडियोज को अगर आप लोग देख लेते हैं तो इस वीडियो को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो जैसा कि हम आप सबको बताए भी थे कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कई प्रकार से होता है, तो इसमें हम एक प्रकार के बारे में और समझेंगे। उसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। मेरा नाम है ऋषभ सिंह, आइए चलिए कुछ नया पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले 2 बातें ध्यान में रखिए। अगर आप लोग अभी तक अपने नोटबुक को बनाना नहीं शुरू किए हैं तो आप लोग जरूर वीडियो के साथ साथ अगर नोटबुक बना लेते हैं तो और अच्छी बात है। और अगर आप लोग वीडियो के साथ नोटबुक नहीं बनाते हैं तो आप लोगों को हम टेलीग्राम में पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है कि आपको हर लेक्चर देखते हुए आपको अपना नोट्स बनाना है, और दूसरा, अगर आप लोगों को नोट्स बनाने में कोई समस्या हो रही है तो आप लोग पीडीएफ टेलीग्राम पर पा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और हम खुशखबरी आप सबसे शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आप सबके बदौलत ही ये सभी चीजें मुमकिन हो सकी हैं। देखिए यहाँ पर आप सबको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ एक माइक है, ठीक है, और इस माइक को मैंने अभी आज ही परचेज किया है, ठीक है, और ऑनलाइन ऑर्डर किया था मैंने, तो ये अब डिलीवर हो चुका है मेरे पास। तो ये बेसिकली आप सबके लिए ही लाया हूँ मैंने, क्योंकि एक्चुअली जब वीडियो बनाता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा वॉइस की ज़रूरत होती है, और बहुत सारे बच्चे कमेंट शुरुआत में कर रहे थे कि सर आवाज़ धीमा है, तो मुझे एडिटिंग करते वक्त उस वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ता था, जिससे वॉल्यूम मैं देखता था कई जगहों पर फट जाता था, या फिर कई जगहों पर देखता था कि वीडियो पहले नहीं चल रहा है, आवाज़ पहले आ जा रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये माइक ले लिया, और इस बात की मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है, क्योंकि मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं और इससे आगे जाने वाला हूं। ये सभी चीज़ें आप सबके बदौलत ही होंगी, ठीक है। तो आप लोगों को भी धन्यवाद। ये सभी चीज़ें अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर हम आप सबको पिछले लेक्चर में बात किए थे, और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, 1 मिनट का और समय दे दो, फिर उसके बाद आपका टॉपिक शुरू कर देते हैं। देखो ये जो माइक है, मैं अभी पहली बार ये माइक यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है कि कैसा इसका आवाज़ हो रहा होगा। अगर मैं तेज बोल रहा हूँगा तो आप लोग थोड़ा अपने वॉल्यूम को धीमा कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे भी एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि जब माइक नहीं था तो मुझे तेज बोलना पड़ता था, ताकि जो मोबाइल का कैमरा है, जो साउंड रिकॉर्डर है मोबाइल का, वो सुन सके, ठीक है। लेकिन अब माइक आ चुका है तो मुझे धीमे बोलने में भी सहायता होगी, ठीक है। तो अगर मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, 2-3 दिन की बात है। उसके बाद मैं खुद ही इन सभी चीज़ों को ध्यान से देखूंगा अपने वीडियो को, उसके बाद सब कुछ कर दूंगा, ठीक है। अब चलो अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसमें आप लोगों को मैं 2 चीज़ें और कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस कर देता हूं, और कुछ चीज़ें पीछे के चीज़ों को मैं बता देता हूं। देखो हमने पहले लेक्चर में, सबसे पहले लेक्चर में बात किया था कि
बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने समझा था कि बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत कि बायो ऑर्गेनिक एंड बायो इनऑर्गेनिक होता है। तो हम लोगों ने देखा कि बायो ऑर्गेनिक हमारा सिलेबस है, इस वजह से बायो इनऑर्गेनिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया। उसके बाद हम लोगों ने बायो ऑर्गेनिक पढ़ना शुरू कर दिया, जिसमें हमने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह बायो ऑर्गेनिक का सबसे पहला मॉलिक्यूल कह सकते हैं। तो इसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड हम लोगों ने डिफिनीशन देखा, दो तरह के डिफिनीशन हम लोगों ने देखा। एक बेसिक डिफिनीशन था जिसमें मैंने आप सबको बताया था कि यह बेसिक जो डिफिनीशन है वो क्यों फेल हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने एक मॉडर्न डिफिनीशन देखा, जिस डिफिनीशन की सहायता से हम लोगों ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होता है, ठीक है, जिसमें हमने साइंटिफिकली प्रूव किया, यानी कि हम केमिकली देख सकते हैं कि कैसे कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने अब उन्हें क्लासिफाइड करना शुरू कर दिया कि क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के। तो इसमें मैंने आप सबको बताया था कि कई प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन आप सबके सिलेबस में मैंने देखा है तो दो ही प्रकार के हैं। एक था स्वीटनेस के आधार पर, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर लिया, वो 30 मिनट का लेक्चर वही था, जिसमें हम लोगों ने बात किया था ऑन द बेसिस ऑफ द स्वीटनेस क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें हम लोगों ने दो तरह के देखे थे, एक शुगर था, एक नॉन शुगर था। शुगर में हम लोगों ने दो क्लासिफिकेशन किए थे, एक था मोनोसैकेराइड, दूसरा था ओलिगोसैकेराइड, और जो हमारे पास तीसरा मतलब वो जो नॉन शुगर में आता है वो पॉलीसैकेराइड था। इसमें हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया था लड्डू के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लड्डू का एक जो छोटा कण होता है, यानी कि जिसे आप लोग बुनिया कहते होंगे, नुक्ती कहते होंगे, तो हमने बताया था कि जो एक छोटा पार्टिकल है वो लड्डू का सबसे छोटा ही तो पार्टिकल है, अगर उसमें से एक निकाला जाए तो वो जो छोटा पार्टिकल होता है उसे हम कहेंगे मोनोसैकेराइड। मैं आप सबको केवल समझाने के लिए ये बातें बताया था, ऐसा नहीं है कि उसी को ही हम कहेंगे मोनोसैकेराइड, ऐसा नहीं है। मोनोसैकेराइड मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा था कि मोनोसैकेराइड का क्या कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि अगर उन्हीं 2 से अधिक और 10 से कम नुक्तियों को एक साथ ले लिया जाए, यानी कि लड्डू के पार्टिकल को एक साथ ले लिया जाए, तो उससे बना हुआ जो भी मॉलिक्यूल होगा उसे हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। और अगर 10 से अधिक, ठीक है, 10 से अधिक नुक्तियों को, यानी कि लड्डू बनाने के लिए जो हम उपयोग करते हैं पार्टिकल को, अगर एक साथ ले लिया जाए तो उसे हम कहेंगे पॉलीसैकेराइड। इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया था। अब चलो हम समझते हैं कि हमारे पास अगला टॉपिक ये आता है कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास दूसरा क्लासिफिकेशन ये था ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, यानी कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो रिड्यूसिंग नेचर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में इसमें हम बात करेंगे, ठीक है। तो रिड्यूसिंग नेचर का क्या मतलब है? रिड्यूसिंग नेचर इस नेचर को हम कहेंगे जिसमें कंपाउंड जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, अपघटित हो जाता है, ठीक है, इसी को ही हम रिड्यूसिंग कहते हैं, हिंदी में अपघटन कहते हैं। तो रिड्यूसिंग नेचर के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग वो समझेंगे। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है ए पॉइंट का ये है, ए में कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, यानी कि हम समझेंगे इसमें कि रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, और हमारे पास दूसरा टाइप होगा। दूसरा टाइप कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे पास रिड्यूसिंग नेचर के आधार पर जो दूसरे प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होगा उसे हम कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, या फिर
रिड्यूसिंग शुगर भी कह सकते हैं इसी चीज को, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो अब हम चलो एक एक करके समझते हैं और वीडियो बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, तो आप लोग इन बातों को ध्यान में भी रखिए और कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करिएगा। मैं हर एक बार कहता हूं कि आप लोग कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश करिए, और खासकर उन बच्चों को कॉन्सेप्ट पकड़ना है जिनके एग्जाम MCQs हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। जिनके रिटर्न है वो तो याद कर लेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन जिनके ऑब्जेक्टिव हैं उन्हें इन चीजों पर गौर करना होगा, कॉन्सेप्ट को पकड़ना होगा। ठीक है, तो चलो अब हम एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर या फिर रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। चलिए हम लोग समझते हैं कि रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट या फिर रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। वैसे तो मेरे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कुछ दिनों से ख़राब चल रही है, तो शायद इसी वजह से फिर से कट गया है और इधर का जो बल्ब है वो ऑफ हो चुका है। ठीक है, तो आई थिंक अब आप सबको क्लियर दिख रहा हो। ठीक है, और वीडियो को हम ज़रूर बनाएंगे क्योंकि हमने कल भी अपलोड नहीं किया था, तो अगर 2-3 दिन गैप हो जाएंगे तो अच्छे नहीं रहेंगे। ठीक है, इस वजह से वीडियोज बनेगा अब। ठीक है, तो चलो अब हम बात कर लेते हैं कि रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट या फिर आप लोग इसी को लिख सकते हैं रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ पर बेसिकली हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट रिड्यूसिंग है और कौन सा कार्बोहाइड्रेट नॉन रिड्यूसिंग है, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो देखो ध्यान से सुनना, कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर को अगर हमें पहचानना है कि वह रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, तो उसके लिए हमें दो तरह के सॉल्यूशंस का उपयोग करना है। एक है हमारे पास फेहलिंग सॉल्यूशन और दूसरा हमारे पास है टॉलरेंस रिएजेंट। तो फेहलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट के बारे में समझो। आप लोग जब अपने कॉलेज में पढ़ने जाओगे तो वहाँ पर प्रैक्टिकल भी होता है, तो जो प्रैक्टिकल कराया जाता है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होता है। तो वहाँ पर जब आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा फेहलिंग सॉल्यूशन या टॉलरेंस रिएजेंट दिया जाएगा, और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी दिए जाएंगे, और कहा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट को आप फेहलिंग सॉल्यूशन में डालिए। एक टेस्ट ट्यूब में आप लोग ले लेंगे फेहलिंग सॉल्यूशन को, मैं प्रैक्टिकल बताता हूं कैसे करना है। एक टेस्ट ट्यूब में आप लोग अपने फेहलिंग सॉल्यूशन या टॉलरेंस रिएजेंट को ले लेंगे। ठीक है, आपने ले लिया, और जो वो लोग कार्बोहाइड्रेट दिए रहेंगे एक कागज में, उस कागज को कार्बोहाइड्रेट को उसी टेस्ट ट्यूब में डाल देना रहेगा। कागज को नहीं डालना, उसके अंतर्गत जो कागज पर रखा हुआ कार्बोहाइड्रेट रहेगा उसको इसमें डाल देना रहेगा। उसके बाद आपको ऐसे ऐसे हिला देना रहेगा। जब आप लोग हिला देंगे तो उसके बाद आप लोग देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब का जो कलर होगा, जो उसके अंतर्गत जो उसके अंदर रखा हुआ फेहलिंग सॉल्यूशन है, उसका कलर चेंज हो जाएगा। और अगर उस फेहलिंग सॉल्यूशन का कलर ब्राउन हो गया, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर उस फेहलिंग सॉल्यूशन का कलर ब्राउन हो गया तो समझ लेना कि वह जो फेहलिंग सॉल्यूशन है और वह जो कार्बोहाइड्रेट है, ये दोनों पॉजिटिव टेस्ट दे दिए। और अगर पॉजिटिव टेस्ट दे दिया गया उस फेहलिंग सॉल्यूशन के द्वारा, तो समझ जाना कि ये जो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट लिया था, ये कार्बोहाइड्रेट हमारा रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट या फिर रिड्यूसिंग शुगर है। अगर आप लोगों को नहीं विश्वास होता तो आप लोग ग्लूकोज जानते ही हैं, ग्लूकॉन डी में मिलाया जाता है, तो आप लोग ग्लूकोज कहीं से भी खरीद लीजिए दुकान से। ठीक है, डॉक्टर के दुकान पे तो ग्लूकोज का मिल ही जाएगा। अब उस ग्लूकोज को अपने जब कॉलेज में जाइएगा तो वहाँ पर फेहलिंग सॉल्यूशन, सभी तरह के सॉल्यूशंस के डिब्बे रखे रहते हैं बोतल में, तो उसमें से क्या करिएगा, थोड़ा सा अपने टेस्ट ट्यूब में कोशिश करिएगा, टीचर के नज़र में ही करिए ये चीज़ें। आप लोग टेस्ट ट्यूब में एक उसमें थोड़ा सा फेहलिंग सॉल्यूशन डालकर उसमें ग्लूकोज का, जो भी डॉक्टर के यहाँ से आप लोग ग्लूकोज लिए रहेंगे, उसको उसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद ऐसे ऐसे हिला दीजिएगा। उसके बाद आप लोग देखिएगा कि उस टेस्ट ट्यूब में जो फेहलिंग सॉल्यूशन रखा हुआ है उसका कलर ब्राउन हो गया होगा, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो इस टेस्ट को 100% सेटिस्फाई करता है। ठीक है, और वह जो ग्लूकोज होता है वह रिड्यूसिंग शुगर भी होता है।
ठीक है। तो इसी वजह से यहां पर लिखा गया है कि रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट या फिर रिड्यूसिंग शुगर कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच गिव्स पॉजिटिव टेस्ट। यहां पर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट पॉजिटिव टेस्ट देंगे विथ फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। इसमें और कुछ भी चीज़ें बच नहीं रही हैं, और भी चीज़ें यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को एग्जाम्पल लिखना है तो यहाँ पर लिख दीजिए कि एग्जाम्पल। ठीक है, आई होप आप सबको दिख रहा हो, ये लाइट इफेक्ट ना कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल में यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए ऑल मोनोसैकेराइड्स। यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर लिख दीजिए ऑल मोनोसैकेराइड्स, चाहे वह ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, गैलेक्टोज हो या मैनोज हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सभी के सभी जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो सभी रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट या रिड्यूसिंग शुगर ही होते हैं। ये बातें आप लोग लिख दीजिए। इसके बाद अब आप लोगों को 2-3 चीजें और मैं बता देता हूं, जिनके भी एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव हैं वो लोग अपने कॉपी में बगल में लिख लीजिए कि ऑल मोनोसैकेराइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वो जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है, वो सभी के सभी वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और जितने ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं वो भी सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। उसके साथ साथ आप लोग एक तीसरा पॉइंट यह भी लिखिए कि जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो सभी के सभी वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। शुगर जो होता है वो सॉल्युबल होता है, जो नॉन शुगर होता है वो नॉन सॉल्युबल होता है वाटर में। तो इसी वजह से शुगर के अंतर्गत 2 कैटेगरी थे, एक था मोनोसैकेराइड, दूसरा था ओलिगोसैकेराइड, और जो नॉन शुगर था उसमें था पॉलीसैकेराइड। तो जितने भी शुगर के कैटेगरी हैं, मोनोसैकेराइड हो गए, ओलिगोसैकेराइड हो गए, ये सभी के सभी वाटर में सॉल्युबल हैं। लेकिन जो हमारे पास तीसरा आता है पॉलीसैकेराइड, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर जो हमारे पास एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि ऑल मोनोसैकेराइड यहाँ पर लिखने के लिए, तो जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं वो फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। यानी कि अगर आप परख नली यानी कि टेस्ट ट्यूब में उनको लेते हैं तो वह जो टेस्ट ट्यूब में फेलिंग सॉल्यूशन रखा गया है उसका कलर ब्राउन हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या समझ लिया कि रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट या फिर रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने बता दिया। अब चलो हम लोग समझ लेते हैं कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है या नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। देखो, बेसिकली मैं एक और चीज बता देता हूं, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, क्योंकि एक एक शब्द आप सबके लिए बहुत कीमती है। जो फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलरेंस रिएजेंट होता है ये इसी काम में आता ही है कि वो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बीच डिफरेंशिएट कर सके। अगर फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलरेंस रिएजेंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करने पर पॉजिटिव टेस्ट देता है तो उसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन अगर हमारा वही फेलिंग या टॉलरेंस रिएजेंट हमारे जो कार्बोहाइड्रेट दिए गए हैं और उसके साथ साथ वह रिएक्शन करने के बाद निगेटिव टेस्ट देता है तो उसे हम कहेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है तो वो कार्बोहाइड्रेट फेलिंग सॉल्यूशन के साथ या तो हमेशा पॉजिटिव टेस्ट देना चाहिए या तो हमेशा नेगेटिव टेस्ट देना चाहिए। लेकिन इसके पीछे लॉजिक ये है कि हम लोगों ने जब डेफिनेशन पढ़ रहा था, जब हम लोगों ने डेफिनेशन था तो हम लोग देखा था कि इसे पहले लाइन में लिखा हुआ था, आप लोग अपने कॉपी में देखिए, वहां पर लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकल एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सिल कीटोन।
तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो दो तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक है कीटोन, दूसरा है एल्डिहाइड। तो हमें ये समझने के लिए कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट कीटोन ग्रुप रख रहा है और कौन सा कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड ग्रुप रहा है, इसी को समझने के लिए फेहलिंग और टॉलेंस रिएजेंट या फेहलिंग सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है कि किस कार्बोहाइड्रेट में कीटोन है। इसके बारे में समझने के लिए जब फेहलिंग सॉल्यूशन का कार्बोहाइड्रेट से रिएक्शन कराया जाता है तो वही फेहलिंग सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो जाता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, इन चीज़ों पर गौर फरमाओ, एक एक शब्द बहुत कीमती है। देखो यहाँ पर आप लोग अगर इसका डिफिनीशन देखना चाहते हैं, चलिए मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद आगे का कौन समझाता हूँ। यहाँ लिखा हुआ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट या फिर आप लोग लिख सकते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ पर डिफिनीशन लिखा गया है कि कार्बोहाइड्रेट व्हिच गिव्स नेगेटिव टेस्ट। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे नहीं, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी में भी पढ़ाइए। तो देखो सेकंड सेमेस्टर में हम लोग हिंदी नहीं लिख सकते, अगर हम लोग हिंदी लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे। जैसा कि मैं आप सबको बहुत पहले से भी बताता आ रहा हूँ कि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में लिख सकते थे हिंदी, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में मत लिखो, मेरा यही सजेशन है। लेकिन अगर आप लोग को हिंदी नोट करना है तो मैं जो बोलता हूँ वहीं से आप लोग हिंदी भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच गिव्स नेगेटिव टेस्ट विथ फेहलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट आर कॉल्ड एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि वे कार्बोहाइड्रेट जो फेहलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट के साथ निगेटिव टेस्ट देते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वैसे तो हर एक चीज मैं समझा चुका कि निगेटिव टेस्ट जब दे देता है, जो हमारे पास फेहलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट है, वो अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ निगेटिव टेस्ट देता है तो उस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को ही हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोगों को लिखना है तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख दीजिए कि ऑल पॉलीसैकेराइड्स। क्या मैंने कहा? ऑल पॉलीसैकेराइड्स और एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, यानी कि जो नॉन शुगर के अंतर्गत पॉलीसैकेराइड्स थे उन्हीं पर हम बात कर। जितने भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैं वो ही के सभी पॉलीसैकेराइड्स भी हैं। इसमें लोग ये बात में रखना है, जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, और इनमें हमारे पास अगर ध्यान से देखा जाए तो जितने भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैं, जब मैंने कहा सैकेराइड्स होते हैं तो पॉलीसैकेराइड्स में एग्जाम्पल जानते हैं, एक होता है स्टार्च, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल, मैं आप सबको रिएक्शन के तौर पर भी दिखा। इसी में और एग्जाम्पल हैं जैसे रोज लेते हैं, ये भी एक तरह का एग्जाम्पल है। लेकिन अभी हम लोगों को ये समझना होगा कि अगर कार्बोहाइड्रेट निगेटिव टेस्ट दे रहा है तो हम प्रैक्टिकल जब करेंगे तो वहाँ पर हम लोग कैसे समझेंगे। वैसे तो ये सभी चीज़ें आपके कॉलेज टीचर हो सकता है समझाएं, अगर आप लोगों के कॉलेज के टीचर जानकार होंगे तो, लेकिन यहाँ पर समझने की कोशिश करो, मैं यहीं पर समझा देता हूँ। वैसे प्रैक्टिकल तो नहीं करा सकते यहाँ पर, लेकिन चीज़ों को समझा सकता हूँ क्योंकि मैं खुद किया हूँ हर एक चीज़ प्रैक्टिकल वगैरह, तो मैं जानता हूँ। ठीक है, जब आप लोग टेस्ट ट्यूब लेंगे तो टेस्ट ट्यूब में आप लोग फेहलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट भर लीजिएगा। भरने का मतलब ये नहीं कि पूरा भर लीजिएगा, आधा या से कम भर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो कार्बोहाइड्रेट रहेगा उस कार्बोहाइड्रेट को इसमें डालिएगा फेहलिंग सॉल्यूशन में। तो अगर फेहलिंग सॉल्यूशन का, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर फेहलिंग सॉल्यूशन का कलर ब्राउन हो जाता है तो वहां पर पॉजिटिव टेस्ट हो गया। जैसे ही पॉजिटिव टेस्ट हो गया, हमारा कार्बोहाइड्रेट था वो हमारा रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, और जैसे ही रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट बना यानी कि वहां पर मोनोसैकेराइड हो गया। ठीक है, लेकिन अगर वही कार्बोहाइड्रेट उसी फेहलिंग सॉल्यूशन के साथ ब्राउन कलर ना देकर ब्लू कलर दे दे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर वही फेहलिंग सॉल्यूशन उसी कार्बोहाइड्रेट के साथ जो हमारे पास दिया गया है उसके साथ वह ब्राउन कलर ना देकर ब्लू कलर दे दे, तो इस टेस्ट को हम कहेंगे निगेटिव टेस्ट।
क्योंकि उसने ब्लू कलर दिया है और यह टेस्ट वो निगेटिव टेस्ट हो जाता है। और अगर निगेटिव टेस्ट दे दिया तो जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट वो हमारा नॉन रीडिंग कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। और नॉन रीडिंग कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, और जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो ये बात ध्यान में रखना। यह भी ध्यान में कि जो भी हमारे फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट हैं वो इसी के लिए उपयोग होता है। ये सभी चीज़ ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर जिनके भी ऑब्जेक्टिव हैं उनमें ये चीज़ें आएंगे। जिनके भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूस शुगर बेसिकली इनके फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ही हैं। जो फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट हैं वो उनके फंक्शनल ग्रुप को डिफरेंशिएट करने के लिए ही हैं कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड ग्रुप रख रहा है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट कीटोन ग्रुप रख रहा है। इसी के बारे में यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए फेलिंग सोल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने समझ लिया कि रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर क्या होते हैं। और इसमें अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो बताने लायक हो। जितनी भी चीज़ें मैं बताता हूँ वो किसी एक बुक से नहीं होता, वो बहुत सारे बुकों को मैं अध्ययन करता हूँ, उसके बाद आप सबको बताता हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ चीज़ों को नोट भी कर लिया करो। ठीक है, अगर आप लोगों को तुरंत नोट नहीं बनाना रहता तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं, लेकिन इसके वीडियो के साथ साथ आप लोग एक रफ कॉपी लेकर जरूर बैठ जाया करो, जिससे भी चीज़ें मैं एक्सटर्नल चीज़ें अधिकांशतः बताता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं होती, आपको समझ जरूरी होता है। तो अगर उन चीज़ों को आप लोग नोट कर लेंगे तो और आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम एक और टॉपिक लेकर आएंगे जिसमें शायद हमारा है ग्लूकोज के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो जरूर लाइक करिएगा। साथ ही साथ आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि इस माइक का आवाज़ कैसा है, क्या आपको कुछ डिफ्रेंशिएट लग रहा है, डिफ्रेंशिएशन। और साथ ही साथ कमेंट करिएगा जिससे हमें भी अच्छा लगता है पढ़ते हैं तो। ठीक है, और हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोग जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपने किसी एक दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, जिससे वो बच्चा भी समझ जाए कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।